नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी लेट के चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो इसका जो कंटेंट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है इसमें चैप्टर। तो भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक, वस्तुओं को समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश। आगे देखेंगे तो चैप्टर नंबर 10 में है गति एवं दूरियाँ। 11 चैप्टर है छायाएं एवं परिवर्तन। 12 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा एवं परिपथ। 13 नंबर चैप्टर जो हो गया चुंबक एवं मनोरंजन के बारे में पढ़ना है। 14 हो गया जल। 15 हमारे चारों ओर वायु। और 15 है संग्रहण एवं निपटान। चलिए आइए अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। इससे पहले देखेंगे हम लोग कि भोजन यह कहाँ से आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल इसको लाइन बाय लाइन पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। तो है कि आज आपने अपने अपने घर में क्या खाया था, यह पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? विभिन्न प्रकार की खाद्य हैं, उन सभी को हम लोग देखते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों को उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि विभिन्न राज्यों में रहने वाले उनमें से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और नोटबुक में यथासंभव लिखिए। यहाँ दिया हुआ है, अपने दोस्त का नाम लिखना है और खाद्य पदार्थ जो भी हो उन सभी का नाम लिखना है। आगे चलेंगे, देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपने डेली लाइफ में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल करते हैं। खाने के लिए सभी चीज़ें किससे बनी होती है? पके चावल के बारे में सोचा होगा। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और तैयार करते हैं। करने से हमें दो पदार्थों को या संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। हम सब्जियां बनाना चाहते हैं, हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है। यह सूचीबद्ध कीजिए। इन सभी का दिया हुआ है कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसका कच्चा सामग्री क्या होता है, यह यानी कि कहे तो उसका संघटक क्या होता है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा या जल, रोटी है तो रोटी बनाने के लिए आटा जल हो गया, दाल है तो कच्ची दाल हो गई, जल हो गया, नमक, तेल, घी, मसाले इत्यादि का यूज किया जाता है। हमने देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ सामान्य संघटक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत को देखेंगे कि हम लोग खाद्य सामग्री में क्या सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के कुछ स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। हमने अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से, यानी कि कुछ जो हो गया प्लांट उत्पाद हो गए, कुछ हो गए जो जंतु उत्पाद हो गए। इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। आगे इसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है प्लांट उत्पाद दिया हुआ है, जंतु उत्पाद दिया हुआ है। आप यहाँ यहाँ पे देखेंगे तो खाद है, कच्ची सामग्री है, उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है। जैसे इडली, बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल पूछा गया था कि इडली बनाने में कच्चे सामग्री के रूप में क्या क्या यूज किया गया। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें चावल का यूज किया जाता है, उड़द की दाल का यूज किया जाता है, नमक का, जल का। एनसीईआरटी का यही है कि जो सोर्स होता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो उससे एनसीईआरटी यदि आपका क्लियर है तो उस क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सोर्स क्या होगा? पादप होगा। चिकन करी है तो चिकन हो गया, मसाला हो गया, तेल घी हो गया, जल हो गए जंतु से, और तेल घी है जो पौधे से या जंतु से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे खीर दिया हुआ है। खीर दूध, चावल, चीनी। दूध जंतु से प्राप्त हो गया, चावल पौधा से प्राप्त हो गया। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्य सब्जी तथा फल इत्यादि के अनेक स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जंतव उत्पाद होते हैं। गाय, बकरी, दूध, भैंस देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध के विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक के क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं?
भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु के उत्पाद, यानी कि भोजन उसको खाने वाली जो भी सामग्री है, पौधे हमारे भोजन के एक मुख्य स्रोत होते हैं। पौधे अनेक पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प और भोजन के रूप में भी खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिंडी में डुबाकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भागों खाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं एवं इसकी जो पत्तियां होती हैं, जिसका उपयोग भी हम लोग खाने के लिए करते हैं, तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियां से हमें साग बनाने की क्रिया में आता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचा होगा? हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी विभिन्न प्रकार खोज सकते हैं जिनके हम 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? ये पहले दिया हुआ है, भोजन का पौधे के संगठक दिया हुआ है। भोजन पौधे का बैगन जो भरता है, इसका संगठन क्या है? बैगन है, मिर्च मसाला इत्यादि है, फल है। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तेल जो हो गया, तेल सरसों तेल, सोयाबीन तेल, ये सब बीज से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पाद होता है? क्या आपने मधुमक्खी या छत्ता देखा होगा जहाँ मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियों के फूलों मीठे मकरंद, यानी कि एक क्वेश्चन बनता है कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूलों को जो मकरंद होता है, वो इसी को मधुमक्खियों के द्वारा एकत्र किया जाता है, उसी को हम लोग शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, इसमें भंडारित करते हैं। फूल तथा उनका मकरंद वर्षों में केवल कुछ ही समय तक। तो मधुमक्खियाँ ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि कुछ ही समय तक फूल एवं मकरंद, इस तरह का जो होती है कथन कारण में इस तरह के सवाल पूछे जाते रहते हैं। मधुमक्खियों में इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम इसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? कि आपने घर में ऐसा कोई घरेलू पशु है, उनकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता होगा, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे कीट को खाना खाते देखा है? इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि जैसे भैंस है तो भैंस घास, खल्ली, भूसा, अनाज पत्ती वगैरह खाती है। बिल्ली हो गए छोटे जंतु पौधे खाता है। चूहा है जो क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, छिपकलियाँ क्या खाती है, गाय, मनुष्य क्या खाता है, इन सभी का दिया हुआ है। कह रहा है फिर सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग में जंतुओं का नाम लिखे जो केवल पौधे पादप खाते हैं, यानी कि जो पादप एवं पादप उत्पादकों खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? शाकाहारी वर्ग में कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु, यानी कि जो जंतु एवं जंतु उत्पाद को खाते हैं उन्हें जंतु को मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिन भोजन को हम जंतु दोनों ही खाते हैं, यानी कि जो पौधों का उत्पाद भी खाते हैं, साथ साथ जंतु उत्पाद भी खाते हैं, उन्हें हम क्या रखते हैं? सर्वाहारी कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि 3 प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले देखेंगे शाकाहारी में जो पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो जंतु उत्पाद, और जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से टेबल दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे गाय किस वर्ग में रखेंगे आप? गाय को रखेंगे शाकाहारी में, शेर को रखेंगे मांसाहारी में, कौवा हो गया जो सर्वाहारी, जो दोनों खाता है। आगे पहेली दिया हुआ है। इस तरह से पहेली पूरे चैप्टर में देखने को मिलता है। पहेली कह रहा है, पहले जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य को आप सोच सकते हैं कि मनुष्य जो है सब कुछ खाता है, पौधा का जो उत्पाद है वो खाता है, जंतु का उत्पाद होता है उसको भी भक्षण करता है, इसलिए हम लोग उसको सर्वाहारी वर्ग में कैटेगराइज करेंगे। हम जानते हैं कि हमने बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजना चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन
हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमने क्या-क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है संघटक, यानी कि जो भी भोजन होता है उसका संघटक क्या है, खाद्य क्या है, यानी कि जो भी खाने के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। खाद्य है मकरंद, यानी कि फूलों का जो रस होता है जिसको मधुमक्खियाँ एकत्र करके रखती हैं, क्योंकि ये मकरंद जो है कुछ ही समय में मिलता है, तो इसलिए इसे इसका शहद भी होता है, शहद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अंकुरित बीज हो गया, शाकाहारी हो गया, जो जो सिर्फ पौधा उत्पाद हो गया, प्लांट उत्पाद जो हो गया, मांसाहारी जो हो गया, जो जंतु उत्पाद हो गया, और सर्वाहारी जो दोनों का भक्षण करते हुए सर्वाहारी कहा जाता है। हम लोग सारांश देखें। भारत में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी वर्ग में कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या सभी जीवों एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो क्या सबको एक ही प्रकार के? नहीं, कुछ होते हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ सर्वाहारी हैं जो सब कुछ भक्षण करते हैं। तो हम लोग एक प्रकार की आवश्यकता नहीं है। 5 पौधों का नाम लिखिए और बताइए कि उनके किस भाग को खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा कॉलम है, कॉलम दिया हुआ है कॉलम 1 और कॉलम 2। तो दिया हुआ है कि दूध, दही, पनीर, घी। तो दूध, दही, पनीर, घी को आप क्या रखेंगे? सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूलगोभी या गाजर, पाजक, फूलगोभी, गाजर, ये क्या हो गया? पादप उत्पाद हो गया। शेर एवं बाघ हो गया, दूसरों जंतुओं को क्या करते हैं? खाते हैं। शाकाहारी सब्जियां हैं। यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स दिया गया है। बाघ है क्या है? तो बाघ मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी हो गया। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तो इसे शाकाहारी में कैटेगराइज करेंगे। तोता केवल उत्पाद खाता है, तो तोता क्या खाता है? केवल पादप उत्पाद खाता है। जो डैश हम पीते हैं यह प्रायः गाय, भैंस एवं बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हम लोग दूध को क्या मानते हैं? ऐसे हम लोग शाकाहारी मानते हैं, लेकिन यह क्या है? साइंस के अकॉर्डिंग ये जंतु उत्पाद है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी की श्रेणी में ही कैटेगराइज किया जाएगा। इसलिए दूध क्या है? जंतु उत्पाद है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? हमें चीनी क्या मिलती है? गन्ना के पौधों से मिलती है। गन्ना, चुकंदर वगैरह पौधों से चीनी बनाई जाती है। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। भोजन के घटक है कि भोजन जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए चालू करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई है जिन्हें हम खाते हैं। भारत के अनेक विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। दूसरे चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपसम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलापों में आपके सारणी दिखाए गए हैं। व्यंजन को छाटिए, उन सूचक अन्य व्यंजन को जोड़िए, इसमें सारणी में दर्शाए गए विधि पे पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई तो आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर के विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? भोजन के विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। अब यहाँ दिया गया है भोजन एवं उनके खाद्य व्यंजन क्या क्या होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में मक्के की रोटी का व्यंजन हो गया। पंजाब में मक्के की रोटी हो गया, राजमा हो गए, सरसों की साग, दही, घी हो गया। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर का दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, ये सब व्यंजन हो गया। पंजाब में मक्के की रोटी हो गई, आंध्र प्रदेश में मेनली रूप से चावल हो गया।
या जंतुओं से मिलने वाली कच्ची सामग्री संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी कि भोजन के मुख्य घटक, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं या तो वह कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है या खनिज लवण के रूप में होता है। इसके लिए अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल के भी होता है, जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, जल में शामिल करते हैं, जिनकी हमारे शरीर में को आवश्यकता होती है। बहुत अल्प मात्रा में हमें बोलते हैं, जैसे हम लोग पानी वगैरह पीते हैं उसमें, यानी कि फल या सब्जियां वगैरह खाते हैं, सलाद वगैरह खाते हैं, इससे हमें यह प्राप्त हो जाता है। इनके हमारे शरीर में होता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व, यह बात आती है कि क्या कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उन सब में पोषक पदार्थ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग कुछ भोजन जो होता है सिर्फ पेट भरने का काम करता है, लेकिन सारे पोषक तत्व तो उसमें नहीं मौजूद होते हैं। कुछ साधारण विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्रियों या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक से पोषक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए इन परीक्षणों को करने परीक्षण सारणी 2.2 लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए जैसे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, वसा का कैसे परीक्षण करेंगे, इन सभी का दिया हुआ है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या क्या चीज़ आवश्यकता होगी? आयोडीन का आवश्यकता पड़ सकता है आपको, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता पड़ सकता है, कास्टिक सोडा के विलयन की आवश्यकता होती है। आपको कुछ प्रश्नावलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों में पके हुए भोजन के कच्ची सामग्री पर करेंगे। इन परीक्षणों को परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थों को दर्शाया गया है। आप अपना परीक्षण या इन आधार पर किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए। यानी कि सावधानियां दिया गया है कि रसायन को खाने या चखने का प्रयास नहीं करना है। यदि आवश्यक करा है कि यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो आपके अध्यापक निर्विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का हम लोग पता, किसी भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च उपस्थित है, इसकी पता कैसे लगाएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट या तो मंड होते हैं या शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में जो पाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। आइए इसके परीक्षण की विधि को हम लोग देखते हैं। आयोडीन का तनु विलयन, तो क्या लेना है? आयोडीन का तनु विलयन के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ भी टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, कैसे बनेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में 100 मिलीलीटर जल में कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से क्या बन जाएगा? टिंचर आयोडीन बन जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, आयोडीन, टिंचर आयोडीन कैसे प्राप्त होगा, और ये दिया हुआ है कास्टिक सोडा का विलयन कैसे प्राप्त होगा। इन सभी के बारे में यहाँ दिया गया है। यदि आप किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जांच करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, किसी भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं? तो मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 गुण डालिए। खाद्य पदार्थों का रंग होने वाले परिवर्तन को देखिए। यह नीला या काला हो जाता है, यानी कि ब्लैक ब्लू हो जाता है, यानी कि नीला या काला हो जाता है। नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जांच कैसे करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए आपको टिंचर आयोडीन की आवश्यकता होगी। जब टिंचर आयोडीन के 2 से 3 बूंद को आप जल में डालेंगे, भोजन पदार्थ पे डालेंगे, यदि उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है, तो वो दर्शाता है कि भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, स्टार्च या मंड उपस्थित है। मंड का परीक्षण इस तरह से देखिए, ये आयोडीन हो गया, भोजन पे डालेंगे, भोजन पदार्थ पे मंड का परीक्षण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षण में किसी भी अन्य पदार्थों के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि इसमें मंड अपने परीक्षणों पर लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रोटीन का परीक्षण भी करेंगे। तो प्रोटीन का परीक्षण के लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? प्रोटीन परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यह ठोस है, पहले से उसका पेस्ट बना अथवा चूर्ण बना लेने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को साफ प्रणाली में डाल दीजिए। 10
बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट के विलयन। तो हम लोग इस तरह से कार्बोहाइड्रेट देखे थे, तो कार्बोहाइड्रेट में टिंचर आयोडीन की आवश्यकता पड़ी थी। इसी तरह से हम लोग जब प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन साथ साथ कास्टिक सोडा का विलयन भी इसमें उपयोग किया जाता है प्रोटीन के टेस्ट में। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ भाग मिनट तक प्रखनली को रख दीजिए। आपने देखा होगा कि क्या प्रखनली का क्या पदार्थ है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के विलयन की आवश्यकता पड़ेगी आपको प्रोटीन का टेस्ट करने में। बैगनी रंग का हो गया, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, यानी कि आप जब भी टेस्ट करेंगे प्रोटीन का तो कॉपर सल्फेट और किस चीज़ का यहाँ से उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन में यदि आपका रंग है जो क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है, तब प्रोटीन की उपस्थिति। इस तरह जब हम कार्बोहाइड्रेट देखे थे तो उसमें टिंचर आयोडीन लिए थे, अब वहाँ ब्लैक ब्लूइश कलर हुआ था, यानी कि काला एवं नीला कलर हो गया था, तो कार्बोहाइड्रेट था। यहाँ प्रोटीन में कलर कैसा हो रहा है, बैगनी कलर, पर्पल कलर का हो रहा है। तो ये प्रोटीन में किस चीज़ की उपस्थिति को दर्शा रहा है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शा रहा है। वसा के लिए परीक्षण, वसा का सबसे आसान है। वसा खाद्य पदार्थ का अल्प मात्रा लीजिए और उसे कागज़ के टुकड़ों में लपेट दीजिए। अब कागज़ का टुकड़ा अगर चिपचिपा हुआ दिखाई दे तो वसा की उपस्थिति का हो जाता है। अब यहाँ कुछ पदार्थ दिया हुआ है, कुछ खाद्य पदार्थ है, उपस्थित पोषक को पता लगाइए। कच्चा आलू में मंड उपस्थित है, बिल्कुल मंड उपस्थित है। दूध में पता लगाइए, दूध में प्रोटीन हो गया, यहाँ प्रोटीन हो गया। कच्चा आलू में अति हो गया। मूंगफली है, मूंगफली में क्या है, वसा है। बिना पका हुआ चावल का चूर्ण लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, मंड हो जाएगा। पका हुआ चावल लीजिए, इसमें भी मंड मिल जाएगा। सूखा नारियल लेंगे तो क्या क्या इसमें आ जाएगा, वसा की उपस्थिति हो जाएगी। कागज़ फट ना जाए, आप कागज़ को सीधा कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे, यानी कि तेल का धब्बा दिखाई दे रहा है, तो क्या है, वसा है। वसा की उपस्थिति है। आपको धब्बों को देखकर आने वाला धुंधला प्रकाश को देखता है कागज। धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति को, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज को धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि आदि खाद्य पदार्थ कुछ जल आया तो वह सूख जाए। इस तरह से सावधानी बरतने के लिए कर रहा है, कुछ नहीं, सिंपल है। सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ को परीक्षण को देखें, 3 चीज़ों का परीक्षण को देखें। क्या क्या देखें, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण में टिंचर आयोडीन लिया जाता है, प्रोटीन में कॉपर सल्फेट विलयन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से वसा में हम लोग कागज़ लेंगे, कागज़ जब क्या हुआ, कागज़ पे धब्बा आ जाएगा तेल का, तो वही दिखाई देता है कि वसा की उपस्थिति है। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये परीक्षण क्या दर्शाता है, वसा, प्रोटीन तथा मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है, जिनका उपयोग परीक्षण कीजिए। क्या एक खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें उनमें से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है? हमने पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा अगले खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भोजन में पदार्थों में उपस्थित है। इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड हो गया। कार्बोहाइड्रेट कैसा है, तो एनर्जी गिविंग फूड है, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे वसा से भी क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में समान मात्रा में हमें अधिक मात्रा में, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 किलो कैलोरी, अगर 1 कैलोरी वसा लीजिएगा, 1 कैलोरी वसा में जो होगी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। यहाँ सोर्स कुछ दिया होगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स दिया हुआ है, शकरकंदी हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता। याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे देखेंगे, मूंगफली हो गया, नारियल का तेल हो गया, सूरजमुखी तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, गिरी हो गई, तिल हो गया, इन सभी, सोयाबीन का तेल हो, इन सभी से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, वसा मिलता है। के अलावा मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए। तो वसा के स्रोत हैं ये
कुछ हो गए जो पादप सोर्स हो गए हैं, कुछ हो गया जंतु सोर्स। जानतब सोर्स में आ गया मांस हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, मछलियाँ, इन सभी से भी हमें वसा प्राप्त होती है, लेकिन ये सब क्या है, जानतब सोर्स है। अब आगे देख, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन के सोर्स, कुछ दिया हुआ है प्रोटीन के सोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोटीन के चना हो गए, मूंग हो गए, तूर दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, तो इन सब प्रोटीन के सोर्स हैं, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये सब क्या हो गए, पादप सोर्स हो गए हैं जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। अब हम लोग जंतु सोर्स भी देखेंगे जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। जंतु सोर्स में हो गया मांस हो गए हैं, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गया। यहाँ देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसको डिटेल से। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन भोजन में प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड इसको कहा जाता है प्रोटीन को। विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, यानी कि सुरक्षात्मक भोजन कहते हैं। विटामिन को सुरक्षात्मक भोजन, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन जो हो गया ये बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत रखा जाता है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियाँ, दांतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के समूह को, विटामिन बी जो है इसका समूह होता है, इनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर के लिए सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ विटामिन के कुछ विटामिन है, उनके सोर्स हैं दिया गया है, को देखते हैं। विटामिन ए का सोर्स है, इसमें देख लीजिए क्या क्या आता है विटामिन ए के सोर्स में। विटामिन ए के सोर्स में हम लोग देखेंगे तो दूध आ गया, मछली का तेल बोलते हैं, कॉड लिवर ऑयल इसको बोलते हैं, पपीता आ गया, गाजर हो गया, आम हो गया, पका हुआ आम, ये सब किस चीज़ का सोर्स हो गया, विटामिन ए के सोर्स हो गया। इसके अलावा विटामिन बी के जो सोर्स हैं यकृत आ गया। इसके अलावा भी और भी चावल वगैरह है, गेहूँ है, ये सब विटामिन बी के सोर्स आ गए। विटामिन सी को सिट्रस बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट जितना भी होगा वो सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, इन सभी विटामिन सी के सोर्स हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी के सोर्स देखेंगे। ऐसे तो मेनली रूप से हम विटामिन डी जो है हमारे शरीर में इसका निर्माण भी होता है ये सूर्य के प्रकाश में। यहाँ देखेंगे तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछलियाँ, अंडे, यकृत हो गए, इन सभी विटामिन सी डी के सोर्स हो गए। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है, यानी आप विटामिन के सोर्स देख लिए हम लोग। अब देखेंगे कि इसका उपयोग क्या क्या है। तो विटामिन ए जो है हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। लोग जानते हैं कि विटामिन ए जो कमी होती है उससे आँख वाली जितनी भी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। रोगों से लड़ने में विटामिन डी हमारी अस्थियाँ एवं दांतों के लिए होता है। दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में सहायता करता है। तब विभिन्न प्रकार के भोजन चित्र में दिया गया है, उन्हें 2.9 में देखिए। आयोडीन के कुछ सोर्स है, जितना भी समुद्री उत्पाद होगा ना, समुद्र से जो भी प्राप्त होगा उन सभी में पाया जाएगा। जैसे मछलियाँ हो गई, यानी कि समुद्री घास वगैरह हो गए हैं, इन सभी जितना भी समुद्री उत्पाद हो गया उन सभी में क्या होगा, आयोडीन की मात्रा पाई जाएगी समुद्री उत्पाद में। फास्फोरस के सोर्स हो गए। फास्फोरस हमको हमें दूध से मिल जाएगा, केला वगैरह है इनसे मिल जाएगा, गेहूँ में पाया जाता है, चावल वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा मिर्च है, हरा मिर्च है, उसमें भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाएगी। इसके अलावा हमें आयरन जो हो गए, लौह हैं, उनकी कहाँ मिल जाएगा, यकृत से मिल जाएगा। पालक की जो पत्तियाँ हैं इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। सेब है, इन सभी से मिल जाएगा। कैल्शियम के सोर्स के बारे में हम लोग देखें तो मेनली रूप से कैल्शियम के दूध, अंडे इसके प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ दिए हुए है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, यानी कि विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण हम लोग हमारे शरीर में ही होता है। मतलब हम लोग कच्चे मतलब सामग्री के रूप में भी बाहर से ले सकते हैं, उससे भी बनाया जाता है, लेकिन मूल रूप से हमारे शरीर में ही इसका निर्माण होता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश में इसके निर्माण करता है विटामिन डी का।
हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न विभिन्न खनिज लवणों का स्रोत तो चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 को परीक्षण लिखते समय देखा होगा कि बात याद देखा होगा, किसी भी प्रकार की कच्ची सामग्री की एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक होती है। उदाहरण चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन हो गया। मतलब दूसरे पदार्थों की अपेक्षा उसमें कौन सा खाद्य पदार्थ यानी कि कौन सी पोषक तत्व ज़्यादा है, इसलिए उसको उस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैं चावल को जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला सोर्स बताया। इन पोषक पदार्थों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत हो गया, रुक्षांश बोलेगा, रुक्षांश का स्रोत क्या हो गया? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करता है, फिर भी ऐसा हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता का, यानी कि जो अपचित भोजन होता है इसको बाहर निकालने में हमें सहायता करता है कौन? रुक्षांश। जल भोजन की उपस्थिति में पोषकों को अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीना को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे दूध की जल, दूध, चाय आदि। अनेक अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए, इन सभी के स्रोत हमारे शरीर में जल प्रदान करते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है। अब आगे है बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार का। सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी कि जो भी हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया उन सभी को आहार कहेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी जो भी खा लेते हैं आहार तो है वो, लेकिन क्या वो संतुलित आहार है, इस बात को हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि हमारे आवश्यकता में कई आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। इन सब आहार को संतुलित आहार, यानी कि वैसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो, ठीक है, उसे क्या हम लोग बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। संतुलित आहार के रूप में ऐसे दाल, चावल और उस पर सब्जी और घी हो तो उसे मूल्य रूप से संतुलित आहार में काउंट किया जाता है, क्योंकि चावल हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो गई, दाल हो गई उसमें प्रोटीन हो गया, उसके अलावा सब्जी जो हम लोग लिए उससे विटामिन एवं रुक्षांश यानी कि फाइबर्स वगैरह की पूर्ति हो गई, और ऊपर से घी जब उसमें ऐड कर दिए तो उससे वसा की भी पूर्ति हो गई, फैट की भी पूर्ति हो गई। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उनका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होता है। दालें, मूंगफली, अंकुरित भोजन, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिर्ची, रोटी, थोपला अनाज वाले दाल, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियों, इन सभी वर्गों में अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प वयस्क में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? मूल रूप से विटामिन सी है जो गर्म करने पर क्या हो जाता है? बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यथासंभव इनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई प्रकार के महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को कई बार धोने से उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, यानी कि सब्जियां हो गई, चावल वगैरह हो गए, इन सभी के यदि सब्जियों का छिलका उतार के धोया जाए तो उनके विटामिन जो होते हैं क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचने आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यदि भोजन को पकाने अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा कई खनिज तत्वों की हानि होती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। हमने बताया पहले भी कि विटामिन सी जो है जैसे ही गर्म करते हैं, गर्म करने पे बहुत तेज़ी से नष्ट हो जाती है। क्या क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को शामिल करें? इसीलिए कहा जाता है कि मतलब भोजन पदार्थ के रूप में आप पका हुआ भोजन लेते हैं, पकाया हुआ, तो उसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कच्ची सब्जियां एवं फलों को इस्तेमाल के बारे में हमें सलाह दिया जाता है। बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन की सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन को अधिक ऊर्जा देना होगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोच सकते हैं कि वह ठीक है? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे, अब देखिए इसका हाल क्या हो गया। अब ये सिर्फ वसा वाला भोजन को अपने भोजन में शामिल कर लिया। यानी कि हमें क्या लेना है? संतुलित आहार लेना है, ना कि हमें एक ही प्रकार के सोर्स का इस्तेमाल करना है। यानी कि वसा खा रहे हैं तो वसा ही खाते रहें, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें। अब यहाँ क्या बता रहा है? बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकता है। ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाना, अभावजन्य रोगों को भी अब हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति खाना एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी भी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि इन कमी को लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर के रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि के लिए पोषक को अभाव करते हैं, उन्हें अभावजन्य यानी कि जो मतलब कमी होती है, यानी कि विटामिन की कमी हो गया, मिनरल्स कोई हो गया, उसकी कमी हो गया, तो उन सभी की कमी से जो होने वाली रोग है उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। यानी कि उस विटामिन या उस मिनरल्स की प्रॉपर रूप से आपके शरीर में क्या है? कमी है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि उसकी वृद्धि अवरुद्ध, यानी कि सबसे पहले वृद्धि कारक वृद्धि है, चेहरे पर सूजन, बालों के रंगों का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेशी शादी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी भी व्यक्ति को आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो वृद्धि पूरी तरह से रुक सकते हैं। यानी कि विटामिन और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक उसकी वृद्धि पूर्णतः क्या हो सकती है? रुक सकती है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसके चलने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही सोर्स है एनर्जी का। अब उसे नहीं लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी कमी से आपका शरीर वृद्धि क्या हो जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। विभिन्न विटामिन तथा खनिज पदार्थों के अभाव से विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं। उनमें से कुछ सामग्री 2.2 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं यह जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। विटामिन और खनिज लवण के अभाव से होने वाले जो रोग हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। विटामिन ए के दिखा गया। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टि क्षीणता, रूप से कहें तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए से होती है। आँख की जितनी बीमारी विटामिन ए से हो गए। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्षीणता होता है या दृष्टिहीनता होता है। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी होगा। इसमें पेशियाँ क्या हो जाएंगी? दुर्बल हो जाएंगी, काम करने ऊर्जा की कमी आ जाएगी आपके शरीर में। विटामिन सी की कमी से अस्कार भी हो जाता है, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। यानी कि घाव भरने में कौन सा विटामिन पूछेगा कि सहायक है? तो विटामिन सी। अब विटामिन डी के बारे में देखेंगे। विटामिन डी कह रहा है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा, अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाएगी, यानी कि अस्थियाँ बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी, मुलायम हो जाएगी और क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम अस्थियाँ और दंत क्षय। कैल्शियम से अस्थियाँ भी कमज़ोर होगी, कमज़ोर अस्थियाँ साथ साथ दंत क्षय। और आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर, गर्दन की जो ग्रंथियाँ हो जाती है वो फूल जाती है। बच्चों की मानसिक विकलांगता का भी कारण बनता है। लोहा से अरकता, एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कमजोरी आ जाएगा। अब कुछ की पॉइंट दिया गया है उसको देखते हैं। संतुलित आहार यानी कि वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बेरी जो विटामिन B1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी की फूड ऊर्जा हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उससे हमें कुछ एनर्जी प्राप्त होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा को मिली रूप से
एनर्जी गिविंग फूड में रखा गया है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है। खनिज लवण जो हम लोग जितने भी फाइबर्स वाले भोजन लेते हैं, पालक ले लिए हैं, यानी कि पत्ती वाले भोजन लिए हैं, उन सभी से पोषक हो गए, या कि हर खाद्य पदार्थ में कुछ ना कुछ पोषक पदार्थ मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। यह हमारे शरीर की वृद्धि वगैरह में सहायक होता है। रुक्षांश जो हमारे अपचित जो भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निष्कासन में सहायता करता है। अस्कॉर्बी हो गया, विटामिन सी की कमी से जो होता है अस्कॉर्बी हो जाता है, मसूड़े से खून वगैरह निकलना। मंड है, मंड या शर्करा बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होता है। विटामिन को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं इन सभी से लड़ने का काम करते हैं। इस तरह से यह चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आगे इसका अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि हमारे शरीर के हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिख लिया था। मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है, मुख्य रूप से सिर्फ मुख्य कहे तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गए, और प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और उसके अलावा विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सभी मुख्य पोषक तत्व हो गए। निम्नलिखित का नाम लिखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, यानी कि वैसे पोषक जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो कौन कौन देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट और वसा यहाँ हो जाएगा। यानी और ख नंबर देखेंगे तो पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि अनुरक्षण करते हैं, तो वृद्धि अनुरक्षण के लिए कौन सा हो गया, प्रोटीन आपका हो गया। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए जो हो गया अच्छी, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, तो कैल्शियम फास्फोरस हमारे अस्थियों के लिए हो गया, कैल्शियम फास्फोरस हो गया। दो ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जो निम्न पोषक तत्व मात्रा उपलब्ध होते हैं। बसा को आप लोग देखेंगे तो बसा में देखेंगे तो बसा में आप लोग देखेंगे तो मूंगफली से हो गया, सरसों वगैरह से हो गया, ठीक है, घी वगैरह से हो गया। मंड देखेंगे चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सभी मंड उपस्थित, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला। आहारी रेशे आप लोग देखेंगे तो इस पालक की जो पत्तियां हो गई या सलाद वगैरह जो भी हम लोग लेते हैं उन सभी में सलाद वाले जो भी लेते हैं। प्रोटीन को बोलेगा, प्रोटीन की सभी प्रचुर मात्रा, तो आपको जितनी भी प्रकार की जो पल्स हैं, दालें हैं, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मैं सही कथन पे सही अंकित कीजिए, ठीक है, सही पे सही का। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा हो सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगी की कमी की जा सकती है, बिल्कुल सही है। संतुलित आहार खा के अभावजन्य रोग की कमी को पूरा किया जाता है। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, गलत, बिल्कुल केवल सिर्फ मांस से थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही सिर्फ एक भोजन की बात किया जाए तो उसमें दूध को माना जाता है कि कम यह संपूर्ण आहार है, पर उसमें भी क्या है, विटामिन सी एवं आयरन की मात्रा कमी होती है, जिससे उसे कंप्लीट आहार आजकल वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं माना जाता है। रिक्त स्थानों को पृथक करिए। डैश विटामिन के अभाव से होता है, विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, तो रिकेट्स जो है वो हो गया, अस्थियाँ वगैरह कमज़ोर पड़ जाएगी। डैश की कमी से बेरी नामक होता है, तो B1 की कमी से। विटामिन सी के अभाव से नमक रोग होता है, तो अस्कर्वी हो जाएगा। हमारे शरीर में के अभाव से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, वही नाइट ब्लडनेस जिसको। इस तरह से चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।